हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग के ऊपर। हम यहाँ पे अकाउंटिंग की लगातार लेक्चर की वीडियो डालेंगे और आपको सिखाएंगे अकाउंटिंग क्या होती है। हम बेसिक से आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, और कोशिश करेंगे आपको अकाउंटिंग की सभी वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराएँ। और धीरे धीरे मगर दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये अकाउंटिंग की सीरीज़ का। और ये उन दोस्तों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए अकाउंटिंग की आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, बेसिक। दोस्तों पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। देखो दोस्तों, अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक बच्चे का रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है, क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को पूरे साल छूट देते हैं, तुझे जो करना है कर, खेलना है खेल, पढ़ना है पढ़, हम तेरा रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट जब मार्च में आएगा तूने क्या पढ़ाई करी। ऐसे ही मार्च में हम एक फर्म का रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, उस फर्म ने पूरे साल क्या मेहनत करी है। जैसे आप एक बच्चे का रिज़ल्ट जानना चाहते हैं मार्च के एंड में कि उसने मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट, अगर मेहनत करी तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। और अगर उन्होंने मेहनत नहीं करी है तो उसका रिज़ल्ट हो सकता है बेकार हो जाए, पहले से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। इसी तरह से अगर आप किसी फर्म बिजनेस का रिज़ल्ट जानना चाहते हैं तो आपको उसकी अकाउंटिंग चेक करनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है, एक फर्म का रिज़ल्ट बताता है। मतलब एक बिजनेस फर्म का रिज़ल्ट बताता है उस फर्म ने क्या प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। तो प्रॉफिट या लॉस बताएगा पूरे साल के लिए। मगर एक बात समझ जाना आप कि जो बिज़नेस के लिए ईयर यूज़ होता है उसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को जाकर ये ख़त्म हो जाता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रिजल्ट तो बताता ही है हमारा अकाउंटिंग। एक काम और करता है, आपकी पोजीशन भी बताता है। अकाउंटिंग 2 चीज़ बताता है, एक तो रिजल्ट बताता है, रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस, और एक बताता है आपकी पोजीशन ऑफ बिजनेस या फर्म। देखो रिजल्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको, प्रॉफिट या लॉस आप जानना, मतलब एक साल में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया उसको रिजल्ट बोलेंगे। बट पोजीशन का मतलब है उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन का मतलब है आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये आपकी पोजीशन है। आपके पास हो सकता है 2 कार हों, आपके पास 2 घर हों, 2 बंगले हों, तो ये आपकी असेट्स कहलाएगी, इसको आप असेट्स बोलेंगे। तो असेट जितनी ज़्यादा होगी एक फर्म के पास उतनी पोजीशन उसकी अच्छी होगी। आपके पास कैश कितना है, तो ये 2 चीज़ें बताएगा, आपकी रिज़ल्ट बताएगा और पोजीशन बताएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बेसिक नॉलेज थी, मैंने आपको बताया है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। मतलब पहले हम ये जानेंगे आज की अकाउंटिंग के अंदर जो यूज़ होते हैं टर्म्स, हर सब्जेक्ट आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उनके कोई बेसिक टर्म्स होते हैं जो स्पेशल उस सब्जेक्ट में ही यूज़ होते हैं। तो अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स क्या हैं या स्पेशल हिंदी में बोलते हैं इसे शब्दावली। अकाउंटिंग में जो यूज़ होती है शब्दावली, वो क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 20 टर्म्स लिखे हैं। आज मैं आपको ये 20 टर्म्स समझाऊंगा। ये अकाउंटिंग में हर जगह यूज़ होंगे। जब भी अकाउंटिंग आएगी तो ये टर्म ज़रूर यूज़ होने वाले हैं, ये शब्द ज़रूर यूज़ होने वाले हैं। शब्द कह लो, आप इन्हें वर्ड बोल लो या टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला टर्म कहता है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं लेन देन, या इंग्लिश में कह सकते हैं डीलिंग। तो इन डीलिंग को अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। जैसे गुड्स सोल्ड, माल बेचना या परचेज़ करना, रेंट पे करना अपनी शॉप का, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। ये सब इवेंट्स भी बोलते हैं हम इनको, या डीलिंग बोल सकते हो आप। तो ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गया, पहला वर्ड क्लियर है आपका। दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ज़रा एक चीज़ समझने की कोशिश करो आप। कैपिटल का मतलब होता है जो बिज़नेस का कोई ओनर होता है। ओनर एक भी हो सकता है, सिंगल ओनर भी हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं। 2-3 होंगे तो हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। सिंगल ओनर होगा तो उसे हम सोल ट्रेडर बोलते हैं। तो जो सिंगल ओनर है या 2 या 3 ओनर हैं, पार्टनर्स हैं, जो वो पैसा अपने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो 2 पार्टनर हैं, दोनों ने 50-50 हज़ार रुपया बिज़नेस में इन्वेस्ट करा, तो टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ, 1 लाख रुपये। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ऑफ द बिज़नेस। तो कहने का मतलब है कैपिटल का मतलब जो बिज़नेस का ओनर बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट सुनो, ड्राइंग।
तीसरा कॉन्सेप्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? देखो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास जो दुकान है, कोई शॉप है, बिजनेस फर्म है कोई, तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है। जैसे कोई फल फ्रूट खरीदने हैं उसको, लंच मंगाना है, या फिर घर के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह लेके जाना है, कुछ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए बिज़नेस से वो पैसा निकाल लेता है। तो जब बिजनेसमैन मतलब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले तो इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मैन बिजनेस में पैसा डालेगा, जो इन्वेस्ट करेगा पैसा, उसे कैपिटल बोलेंगे, और जब वो पैसा निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ज़रा ध्यान समझना आप। सपोज़ करो आपके पास 1 लाख रुपया है एज ए कैपिटल। आपने सोचा मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सोचा कि 1 लाख रुपया सफिशिएंट नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई दुकान शुरू करने के लिए। आपने अपने फ्रेंड से कहा यार मुझे ना कुछ पैसे दे दे। आपके फ्रेंड ने आपको 20,000 रुपीज़ का लोन दे दिया। क्या दिया? लोन। कितना? 20,000 रुपये का। आपके पास टोटल हो गया 1,20,000। आप मार्केट में पहुँचे। मार्केट में पहुँचने के बाद जब आप मार्केट में पहुँचे, होलसेलर के पास पहुँचे, होलसेलर ने से आपने कहा मेरे पास ये कुछ पैसा है, 1 लाख और 1,20,000, 1,20,000 रुपये हैं, बट मुझे ना कुछ ज़्यादा माल दे दो, मतलब गुड्स, मुझे सामान जो है ना, जो माल लेकर आ रहे हो आप मार्केट से, वो थोड़ा ज़्यादा दे दो। मतलब उससे आपने कुछ पैसा उधार कर लिया, उससे भी उधार कर लिया, और आपने अपने फ्रेंड से या बैंक से कुछ पैसा एज ए लोन ले लिया, लोन उधार ले लिया। तो जो उधार है या लोन है, आपकी फर्म पे जो कर्जा है, उसको लायबिलिटीज़ कहा जाता है। लायबिलिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, और दूसरी को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब समझ आ गया, आपके ऊपर जो कर्जा है, अब कर्जा है तो पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जब भी बिज़नेस के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स में हम जब भी बात करते हैं तो बिज़नेस फर्म की बात करते हैं। जब भी मैं बोलूँ आप, तो मतलब बिज़नेस फर्म, मतलब बिज़नेस फर्म पे जो कर्जा है वो लायबिलिटी है। बिज़नेस फर्म पे जो कर्जा है वो 2 तरह का हो सकता है लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ उन लायबिलिटीज़ को बोलते हैं जिनको 12 महीने के बाद पे करना है। मतलब आप बैंक में जाते हो और बैंक से बोलते हो सर मुझे 5 साल के लिए लोन दे दो, 5 साल के लिए, तो 12 महीने से ज़्यादा समय हो गया। ऐसे ही आप अपने किसी फ्रेंड से बोलते हो मुझे 6 महीने के लिए लोन दे दो, तो ये तो 12 महीने से कम का हो गया। जब 12 महीने से ज़्यादा के लिए कोई लायबिलिटी हम लेते हैं तो उसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं, और अगर 12 महीने से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? करंट लायबिलिटी। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, ये भी क्लियर है हमारा। इसी तरह से असेट्स की बात करते हैं। देखो, असेट्स क्या होता है? असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ और एनीथिंग विच इज़ ओन्ड बाय ए बिजनेस फर्म। मतलब आप जब भी किसी फर्म के अंदर विज़िट करते हो, आप कभी किसी शोरूम में जाते हो, किसी शॉप पर जाते हो, तो देखते हो वहाँ पर बहुत सारे उसके पास असेट्स होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे देखोगे आप, उसके पास ना बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर लगा होता है, चेयर होती हैं जहाँ पर आप बैठते हो, एसी और फ़ैन लगे होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े फ्रिज लगे हुए हैं, और कभी कभी आपने देखा सोफ़े लगे होते हैं बहुत अच्छे से कस्टमर को डील करने के लिए। तो ये सब क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। मतलब बिजनेस फर्म के अंदर कोई भी एनीथिंग, मैं क्या कह रहा हूँ, एनीथिंग विच इज़ ओन्ड बाय बिजनेस, जो कोई भी चीज़ जो बिज़नेस जिसका मालिक है वो क्या है? असेट्स है। मैं आपसे बोलता हूँ ये स्केच मेरा है, तो ये मेरी असेट्स है। मतलब आप किसी प्रॉपर्टी को कह सकते हो ये चीज़ मेरी है, मैं वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो आपकी असेट्स है। इसी तरह से कोई चीज़ जिसका बिजनेस मालिक है, ओनर है, तो वो बिज़नेस के लिए क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। और इसी तरह से असेट्स भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन करंट असेट्स, दूसरी होती है करंट असेट्स। देखो, नॉन करंट असेट्स को दोस्तों, नॉन करंट असेट्स कई होती हैं, बट फिलहाल आप इतना समझ लो, फिक्स असेट्स फिक्स्ड, और करंट असेट्स फिक्स्ड नहीं होती। फिक्स्ड असेट्स का मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। मतलब जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
ये सब क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये एक बार ख़रीदते हैं तो ये लंबे समय तक, मतलब कई सालों तक इनका यूज़ होता रहता है फर्म के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स, करंट या नॉन करंट एसेट्स। ये कई साल तक, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल चलते हैं फर्म के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स वो उन्हें बोलते हैं जो चेंज होती रहती हैं बार बार, एक दिन में भी चेंज हो सकती है, एक दिन में कई बार चेंज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या स्टॉक क्या होता है समझते हैं। पहले कैश समझ लो। आपके पास आपकी फर्म में जो कैश है, आपने गुड्स बेची मतलब माल बेचा तो कुछ कैश आ गया, तो कैश बढ़ गया। फिर किसी को आपने पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल रेंट की पेमेंट कर दी आपने, या मजदूरी दे दी, या सैलरी दे दी, तो आपका क्या हो गया, रेंट कैश कम हो गया। तो कैश बार बार देखो घट रहा है और बढ़ रहा है। इस तरह से बैंक होता है, बैंक में जो आपका पैसा है वो बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट्स है। मगर आपके कोई कस्टमर ने आपको चेक दिया या बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। इस तरह से आपने कोई पेमेंट कर दी, चेक इशू कर दिया तो बैंक घट गया। इस तरह से ये बार बार घट और बढ़ रहे हैं। गुड्स, स्टॉक मतलब होता है गुड्स मतलब होता है जिसमें आप डीलिंग करते हैं। जैसे स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी में जो बुक्स हैं और जो कॉपी पेन हैं, किताब हैं, ये सब क्या है, उसके लिए गुड्स हैं। इसी तरह से मेडिकल स्टोर के पास जो मेडिसिन है वो गुड्स हैं। इसी तरह से परचून की दुकान, ग्रोसरी जो शॉप है उसमें जो परचून की जो दुकान है वहाँ पर जो ग्रोसरी है, आटा, चावल, दाल, तेल, ये सब गुड्स हैं। तो गुड्स उसको बोलते हैं जिसमें हम रेगुलरली डीलिंग करते हैं, मतलब एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इमीडिएटली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। गुड्स जो आपके पास है, गुड्स का जो स्टॉक आपके पास है, जब आप गुड्स बेच दोगे तो कम हो जाएगी, फिर परचेज़ कर लोगे बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, हमारी करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स बार बार चेंज होती रहती हैं और फिक्स असेट मतलब बार बार चेंज नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म तक रिमेंड फिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा असेट्स भी। अच्छा, फिक्स असेट्स भी 2 टाइप की होती हैं, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, मैं डिटेल में तो ज़्यादा जानने नहीं चाहता आज। पहला कॉन्सेप्ट, पहली क्लास है, एक को बोलते हैं इंटेंजिबल और दूसरे को बोलते हैं टेंजिबल। इनके बारे में डिटेल में आज डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बट अब ये याद रख लो, फिक्स असेट 2 टाइप की होती हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल जैसे फर्नीचर, ये याद रखना आप, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आपके ये असेट्स भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं परचेजिस। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, परचेजिस। देखो, परचेजिस की स्पेशल मीनिंग होती है अकाउंटिंग के अंदर। परचेजिस का मतलब देखो, जैसा आप इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, परचेजिस का मतलब होता है ख़रीदना, परचेजिस होता है। मगर अकाउंटिंग में परचेजिस का मतलब होता है गुड्स खरीदना। मैंने गुड्स का मतलब भी बता दिया आपको, जिसमें आप डीलिंग करते हैं उसको आप गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स खरीदने को परचेजिस बोलेंगे। अगर मैं खाली बोलूँ परचेजिस तो इसका मतलब परचेज का मतलब है गुड्स परचेज करना। ठीक है, क्लियरली समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ परचेज ऑफ फर्नीचर, तो अब फर्नीचर की बात आई है। अब फर्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं है। एक बात समझ लीजिए, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा। मगर अगर आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, मतलब कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, तो आपके लिए फर्नीचर असेट्स होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो फर्नीचर अगर आप खरीदेंगे, मतलब असेट्स खरीदेंगे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा पूरा परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग। नहीं तो केवल परचेज का मतलब हम यहाँ पर मानेंगे परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसी तरह से परचेज रिटर्न भी समझ आ गया होगा आपको। अपने गुड्स परचेज करिए, बट गुड्स ना वो अब आपको पसंद नहीं आई या ज़्यादा गुड्स आ गई है, तो आपने क्या कहा, सेलर को मीन्स अपने गुड्स परचेज़ करिए, आपको पसंद नहीं है या ज़्यादा आ गया, तो अपने सप्लायर को कहा है कि भैया ये गुड्स वापस ले जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परचेज रिटर्न वापस कर दे। ठीक है, इसी तरह से सेल्स की भी स्पेशल मीनिंग है। सेल्स का मतलब होता है यहाँ पे गुड्स बेचना। गुड्स का मतलब मैंने बताया आपको, मतलब जिसमें आप डीलिंग करते हैं, वो जो बेच रहे हो गुड्स, उसको हम सेल्स बोलेंगे। जैसे एक मेडिकल स्टोर क्या करता है, मेडिसिन बेचता है, तो उसको हम सेल्स बोलेंगे। इसी तरह से एक मेडिकल स्टोर है, वो आपको मेडिसिन देता है, तो मेडिकल स्टोर कहेगा हमने सेल्स करी है, मतलब गुड्स बेची है। इसी तरह से आपने मेडिसिन खरीदी है, मगर आप रिटर्न करके आते हो मेडिसिन, मतलब उसकी सेल्स जो थी वो रिटर्न हो गई है।
आप शॉपकीपर हो, मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे मेडिसिन दे दो, आपने मुझे मेडिसिन दी तो आपके लिए सेल्स है, मेरे लिए परचेजेज है। ठीक है दोस्तों, मगर मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आई है आपकी मेडिसिन, ये रिटर्न कर लो, तो आपके लिए सेल्स रिटर्न है और मेरे लिए वो परचेज रिटर्न हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये बात? ठीक है दोस्तों, 9 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। 10वां कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक किसका? मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर कभी वर्ड आता है अकाउंट्स में आपके सामने इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक ऑफ गुड्स। और गुड्स क्या है मैंने बता दिया, जिसमें आप डीलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक परचूने की दुकान है, आप उसमें इकट्ठी 10 बोरी चीनी ले आते हैं ख़रीद के और धीरे धीरे उसको बेचेंगे। आपने 10 बोरी चीनी लाए, आपने उसे गोडाउन में रख दिया है इकट्ठा, तो जो 10 बोरी चीनी है वो आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है या स्टॉक ऑफ गुड्स है। क्लियरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इन्वेंट्री क्लियर है आपका। डेटर्स और क्रेडिटर अगला टॉपिक है हमारा, समझते हैं दोस्तों। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों को मिलाकर समझते हैं। देखो, एक मिस्टर एक्स है, ये सेलर है, एक मिस्टर वाई है, ये बायर है, ये इसके पास रेगुलरली गुड्स ख़रीदने आता है, माल ख़रीदने आता है, आपका रेगुलर कस्टमर है। अब ये आपके पास आता है, कहता है सर मुझे ना गुड्स दे दो, गुड्स मतलब कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की गुड्स दे दो। आपने कहा ले लो, ये तो बेचना ही है माल। सेलर कहता है, बायर कहता है सेलर से मुझे 1 लाख रुपए की गुड्स दे दो। हमने कहा ले लो सर, मगर पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। अब मिस्टर एक्स कहता है अब मिस्टर एक्स मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मना करेगा तो ये कस्टमर उसके पास से चला जाएगा, फिर रिटर्न नहीं आएगा। अब मिस्टर एक्स कहता है सर ले लो आप, ठीक है ले जाओ आप, 1 महीने बाद पैसा दे जाना मुझे। तो जो मिस्टर एक्स है, सेलर जो है, ये बायर को क्या बोलेगा? बायर को आप कभी भी देखोगे कहोगे मेरे 1 लाख रुपए का कर्जदार है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए देगा। और बायर जो है मतलब मिस्टर वाई जो है, मिस्टर एक्स को देखकर बोलेगा मुझे इनको 1 लाख रुपया देना है, मैं इनका कर्जदार हूँ। मतलब ये पैसा देने वाला है, मैं इसे कह सकता हूँ ये तरह से देनदार है ये, और ये लेने वाला है तो ये लेनदार है। तो जो लेनदार होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर मतलब सेलर, और जो पैसा देगा देनदार है उसको हम क्या बोलते हैं सर? डेटर्स बोलते हैं उसको। क्लियरली समझ आ गया? डेटर का मतलब जिससे आप पैसा लोगे वो आपके डेटर हैं। आपके डेटर्स, डेटर जो है आपके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ करा है डेटर्स। इस तरह से सप्लायर जो आपके पास आके आपको माल बेचते हैं वो क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स। ठीक है, आपकी जो शॉप है, आपके पास जो सप्लायर माल देने आता है आपको, वो आपका क्रेडिटर होगा, और आप जिसको कस्टमर को माल बेचते हो उधार, वो आपका डेटर होगा। क्लियरली आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, 11 और 12 क्लियर है। 13 नंबर समझ आ गया आपको? गुड्स का मतलब बताया था मैंने, एनीथिंग विच इज़ परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इमीडिएटली, जिसमें आप रेगुलरली डीलिंग करते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, इसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, असेट्स जैसे फर्नीचर। दोस्तों आपने फर्नीचर ख़रीदा 1 लाख रुपए का, आपने फर्नीचर ख़रीदा है 1 लाख रुपए का। अब फर्नीचर की लाइफ है, मान लेते हैं जो इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और इसकी जो लाइफ है, लाइफ मतलब ये 10 साल चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला ये। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और इसका यूज़ होगा 10 साल तक, 10 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक तरह से आपकी जेब से पैसा गया, खर्चा है,
मगर ये खर्चा 10 साल तक आपको बेनिफिट दे के जाएगा। आप इस काम करो, इस खर्चे को 10 से डिवाइड करो, 1 लाख को 10 से डिवाइड करो, 10,000 रुपये हर साल का लॉस मानते जाओ आप, तो 10 साल में ये लॉस पूरा हो जाएगा आपका। तो इसको ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब जब कोई एसेट परचेज़ करते हैं जो उसकी 1 साल में जो वैल्यू कम हो जाती है, हिंदी में बोलूँ तो उसकी वैल्यू जो मूल्य ह्रास हो जाता है, मतलब घिस जाती है, तो उसको हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरह से आपके लिए लॉस होता है। ये भी क्लियर है आपका। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप सब जानते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई गुड्स खरीदी है 30,000 की, ये कॉस्ट हो गई आपके लिए। आपने इसे सोल्ड कर दी है कितने की, 40,000 की, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 10,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट जो होता है आपका, जो आपकी सेल्स है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो आपकी, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सही है आपका। अब बात करते हैं 16 नंबर पे गेन। गेन क्या होता है दोस्तों? गेन भी एक तरह का प्रॉफिट ही होता है, बट ये इस प्रॉफिट से बिल्कुल डिफरेंट है। गेन भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, बट इस प्रॉफिट से डिफरेंट है। अब आप समझिए, समझने की कोशिश करना। आप मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपकी एक परचूने की दुकान है, आपके लिए बिजनेस है आटा, दाल, चावल, मतलब ग्रोसरी आइटम खरीदना और बेचना, ये आपका बिज़नेस हो गया। आपने जो गुड्स खरीदी है और बेची है, इससे जो आपने कमाई करी है, ये हो गया आपके लिए प्रॉफिट, ये हो गया आपके लिए प्रॉफिट। मगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा 1 लाख रुपए का और कुछ दिन बाद उसे 2 लाख का बेच दिया। आपने 1 लाख रुपए मतलब प्लॉट से, असेट से कमा लिया। असेट से आपके लिए प्लॉट से कमा लिया। तो जो ये प्लॉट से आपने इनकम जनरेट करी है, ये बिज़नेस की इनकम नहीं कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे गेन। समझ आ गया? मतलब एक तरह से ये कैजुअल इनकम कह सकते हो आप, या इर्रेगुलर इनकम कह सकते हो। ठीक है ना? ये इर्रेगुलर इनकम है या कैजुअल इनकम है या नॉन रिकरिंग इनकम है, बार बार नहीं मिलने वाली आपको ये 1 लाख रुपए की इनकम। ठीक है, क्लियर है? मतलब असेट्स को बेचने से जो इनकम कमाएंगे आप, उसको आप गेन कह सकते हो। ठीक है, ये भी क्लियर है आपका। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं बैड डेट पर। बैड डेट, बैड डेट का मतलब क्या होता है? आपने किसी कस्टमर को कहा है, ले भाई 5 किलो आटा ले जा, और उसने कहा है सर मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो आपको क्या बन गया? वो डेटर बन गया। ठीक है, आपने अलाउ कर दिया। मगर वो बंदा क्या होता है, 10 दिन से पहले ही वो गायब हो गया, वो एरिया में दिख ही नहीं रहा आपको, वो यहाँ से शिफ्ट ही हो गया। पैसे नहीं दिए आपके और पैसे लेके वो यहाँ से शिफ्ट ही हो गया, चला गया। तो क्या आपको ये पैसा मिलने वाला है अब रिटर्न? कोई पैसा आने वाला है क्या आपके पास? नहीं, ये पैसा आपका डूब गया, ये पैसा गया, अब इसे भूल जाओ। इस पैसे को ही बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट मतलब पैसा आपका डूब चुका है, जो अब वो पैसा नहीं मिलेगा, और ये डेटर्स के साथ होता है ऐसा। ठीक है, ये भी क्लियर है आपका दोस्तों। अकाउंट ये 17 था, अब 18 समझते हैं अकाउंट। दोस्तों अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अकाउंट की एक स्पेशल मीनिंग होती है। पहले आप ये समझ लीजिए, अकाउंट एक ना, हम टी शेप का, हमने टी शेप का एक फॉर्मेट, हम लोग एक टी शेप का एक फॉर्मेट बनाते हैं। इस टी शेप में एक बात याद रखना आप, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसे बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो इसमें जो है हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी पर्टिकुलर आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कैश अकाउंट, तो इसमें कैश की एंट्री करेंगे। एक तरफ कैश आएगा, एक तरफ कैश जाएगा। इसी तरह से बैंक अकाउंट भी हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट भी हो सकता है, राम श्याम। तो हर आइटम का एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है बिज़नेस के अंदर, और इस अकाउंट में 2 साइड होती हैं, एक को बोलते हैं हम डेबिट साइड, एक को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है? फिलहाल इतना ज़्यादा डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे, आप इतना समझ लीजिए। अगला है 19 नंबर बैलेंस शीट। दोस्तों 19 है बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट को आप एक चीज़ जान लीजिए, ये पोजीशन स्टेटमेंट होता है, या फिर अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है, ये असेट्स
असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट होता है, मतलब इसमें एक तरफ असेट्स की एंट्री की जाती है, एक तरफ लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। बस इतना याद रखिए आप फिलहाल। बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है या असेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? बैलेंस शीट अकाउंट पे समझ आ गया, आपको बैलेंस शीट पे समझ आ गया। अगला है 20 आपका प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले एक्सपेंस का मतलब समझते हैं खर्चा। कैसा खर्चा? जैसे रेंट देना भी खर्चा होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया ये भी खर्चा है, आपके मोबाइल फ़ोन का खर्चा, जो आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन है ये भी आपके लिए खर्चा है। मगर खर्चे आपके दो टाइप के हैं, ये मतलब खर्चे आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करना। खर्चे आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। आपने 100 रुपये का मोबाइल में रिचार्ज करा, आपने 100 रुपये यूज़ कर लिए, ख़त्म, ये खर्चा हो गया। मगर आपने 200 का रिचार्ज करा, 100 ही ख़त्म करे, 100 रुपये अभी भी उसमें हैं, तो ये हो गया आपके लिए प्रीपेड, मतलब एडवांस दे रखे। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, आपने अपनी बिल्डिंग का, अपनी शॉप का रेंट एडवांस दे दिया है, तो उस एडवांस को बोलते हैं प्रीपेड। अभी तक यूज़ ही नहीं करा है मैंने, मगर दे रखा है मैंने एडवांस। ठीक है दोस्तों, आपने पैसा दे दिया पर यूज़ नहीं करा, ये हो गया प्रीपेड। मगर आपने ऐसा हो सकता है आपने यूज़ कर लिया और पेमेंट ही नहीं करी है अभी तक, मतलब आपने कोई शॉप ली है रेंट पर, 1 महीना हो चुका है, अभी तक आपने उसका रेंट पे नहीं करा, तो आपके ऊपर ये ना एक कर्ज़ा हो चुका है। इस कर्ज़े को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब पैसा खर्च करा और उसका बेनिफिट, मतलब पैसा दिया उसका बेनिफिट उठा लिया, तो ये हो गया एक्सपेंस। मगर पैसा दिया बेनिफिट नहीं उठाया, अभी तक मोबाइल में पैसा डलाया और बेनिफिट नहीं उठाया, तो ये हो गया प्रीपेड। मगर बेनिफिट उठा लिया, अभी तक पैसा ही नहीं दिया आपने, आप दे दोगे उसका बाद में, तो उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है दोस्तों? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। बिजली का बिल आता है आपका, उस पर लिखा होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस या बैलेंस ड्यू, तो ये आपके लिए, क्योंकि आपने बेनिफिट उठा लिया, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने आज डिस्कस करा अकाउंटिंग के ऊपर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आया, या आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी फिर से आपसे। बाय बाय।